नमस्कार, मैं शिराज। धागे के उलझे हुए गोले की तरह ही कॉम्प्लेक्स होता है कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू, और उसमें चीन जैसे देश की एंट्री हो जाए तब ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इस स्थिति को समझने के लिए ही एक एक धागे को अलग करके उसको ऑब्जर्व करके ही पूरी पिक्चर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आज जैसे हम एलएसई पे देख रहे हैं, स्टैंड ऑफ फेस ऑफ देख रहे हैं, हम उसको समझने के लिए आज बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच हुए और आज जो स्थिति बनी हुई है इनके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से ये चीज़ निकली और क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच पहला एग्रीमेंट 93 में होता है, जिसके तहत एलएसी का कंसेप्ट हमारे सामने आता है। लेकिन इसमें एक समझ बनती है भारत और चीन की कि दोनों देशों का परसेप्शन एलएसी को लेके अलग अलग है, और इसीलिए दोनों देशों के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट बैठेंगे और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। दूसरा सीबीएम की बात होती है, यानी कि फोर्सफुल रेजोल्यूशन कभी नहीं होगा। तीसरा मिलिट्री एक्सरसाइज और एयर कनेक्टिविटी कम से कम रखी जाएगी। दूसरा एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच 96 में होता है, जिसके तहत ये मिनिमम लेवल पर फोर्स की बात आती है, यानी कि जो हमारी एलएससी पे फोर्स होगी वो कम से कम होगी, और आज की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। दूसरा मेजर आर्मामेंट की बात होती है, यानी कि किसी भी तरीके के टैंक्स, मशीन गन्स का कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं होगा यहाँ पे। तीसरा एग्रीमेंट 2005 में होता है, जिसके तहत जब दोनों देशों के बीच परसेप्शन अलग अलग हैं, तब ऐसी स्थिति में जब दोनों देशों की आर्मी अगर फेस ऑफ कर जाती है तब जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो क्या होगा। और आज की स्थिति आप देखिए, और 2005 की तो बिल्कुल इन तीनों एग्रीमेंट की बातें आज की स्थिति से बिल्कुल अलग दिखती हैं। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्या इन एग्रीमेंट से भारत और चीन को कुछ फ़ायदा पहुँचा, कुछ इनके बेनिफिट्स हुए। तो निश्चित रूप से इसके दो एस्पेक्ट हम देख सकते हैं। पहला ये कि लंबे समय तक बॉर्डर पे कामनेस रही, पीस रहा। दूसरा ये कि कुछ जो बातें ज़रूरी थी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जैसे कि मैप्स का एक्सचेंज होता रहा है दोनों देशों के बीच 2002 तक, लेकिन 2002 के बाद किसी भी तरीके का जो 93 में जो एग्रीमेंट था कि दोनों देशों के एक्सपर्ट मिलकर बैठेंगे और एलएसी को रेजोल्यूशन करने के दिशा में कार्य करेंगे, वो बंद हो जाता है। दूसरा, फोर्स का रिडक्शन ज़रूरी एस्पेक्ट था 93 और 96 के रेजोल्यूशन में। तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन तो दूर, उसका डिस्कशन तक दोनों देशों के बीच नहीं हुआ, और आज की स्थिति हम देख ही रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जब बात की जाए तो हमेशा जब इस तरीके का डिस्कशन हुआ तब मैंने ये चीज़ नोट की कि स्पीकर का यही मानना होता था कि जो हमारी जो थ्रेट है वो वेस्टर्न सेक्टर के से नहीं बल्कि ईस्टर्न सेक्टर में मेजर थ्रेट हो सकती है। यानी कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, चीन हमारा बड़ा दुश्मन है। और 1980 के दशक में आते आते तक ये टॉप ब्रास की भारत की यही एक सोच थी। लेकिन 80 के बाद मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट की अपनी रिपोर्ट जाती है उनकी टॉप ब्रास में कि भाई जो आने वाले 15 सालों में हमारी जो मेजर थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं चीन होगी। और 2000 तक आते आते हम ये चीज़ देखते हैं कि बॉर्डर का एलएसी का मिलिट्राइजेशन हो जाता है। ऐसा ही कुछ चीन की तरफ से भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉपर डेटा मेरे पास अभी नहीं होगा। यही कारण था कि 2006 में 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स को हमने सैंक्शन किया। 2010 में दो नई डिवीजन आई, 2013 में माउंटेन स्ट्राइक की स्थापना होती है। अब जब किसी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तब वहाँ पेट्रोलिंग भी बढ़ती है, जब पेट्रोलिंग बढ़ती है तब फेस ऑफ बढ़ते हैं, और फेस ऑफ बढ़ते हैं तब एग्रीमेंट प्रोटोकॉल कमज़ोर होने लगते हैं। यह और यही चीज़ हमने पहली बार 2013 में देपसांग में देखी, 2014 में हमने चुमार वैली में देखी, और 2017 तक आते आते डोकलाम में हमने ये चीज़ महसूस की
कि अब मिलिटराइजेशन किस हद तक हो गया है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो कि हाल ही में रिपोर्ट आई कि कैसे चीन का मिलिटराइजेशन 2017 के बाद शुरू हुआ, डोकलाम के बाद। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि पुरानी स्थिति में वापस लौटा जाए? तो देखिए, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहले ये कि हमारा जो एक बॉर्डर रेजोल्यूशन एलएसी का दोनों देशों का एक मैकेनिज्म था, जो मैप्स की एक्सचेंजिंग हुआ करती थी, वो दोबारा से शुरू की जाए और एक कॉमन, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए, जो कि 93 के एग्रीमेंट में हमने देखा। और दूसरा, फोर्स रिडक्शन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी बेस का, किसी भी पोस्ट का अगर मिलिटराइजेशन हो जाता है, तब उसका डीमिलिटराइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि हमने देखा है कि यूएस और सोवियत यूनियन ने किस तरीके से स्टार्ट ट्रीटी के बाद इस मिलिटराइजेशन को डीमिलिटराइजेशन में कन्वर्ट किया और जो न्यूक्लियर उनके आर्सेनल थे उन्हें कम किया। तो ये पॉसिबल है। हाल ही में दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने 5 पॉइंट्स को तरजीह दी, लेकिन उसमें नए सीबीएम की बात की गई और जो उनका एसेंस था वो पीस पे ना होके कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन पे है। यानी कि स्थिति को हम समझ सकते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए दोनों देशों की कि दोनों जो भी एग्रीमेंट हो आने वाले समय में, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो, ताकि रिजल्ट्स उन एग्रीमेंट्स की इंटेंशन पर डिपेंड हो, ना कि ज़मीनी हकीकत पे। तो एक तरीके से दोनों देशों को एक रिस्पॉन्सिबल वे में बॉर्डर मैनेजमेंट को मैनेज करना चाहिए। तो इश्यूज पर नज़र बनाए रखिए और चीज़ों को समझते रहिए। जय हिंद।